पहुंचो। पन्नारी जामण सागण आही प्रतापरी महाभागण। लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वायु के द्वारा निर्मित सलाहकृतियां, जिसका हमने जो फर्स्ट वीडियो था उसमें अपने वायु बेसिकली किस प्रकार के कार्य करती है उनका विस्तार से देखा था और दो सलाहकृतियों का अध्ययन किया। कल वाला वीडियो था इसमें हमने यानी जो अपघनात्मक सलाहकृतियां हैं उन सभी अपघनात्मक सलाहकृतियों का अध्ययन किया। तो आज हम बेसिकली करेंगे निक्षेपात्मक सलाहकृतियों का अध्ययन प्रमुख रूप से करेंगे। इसके अलावा जो पीछे की जो सलाहकृतियां हैं उसको मैं 2 मिनट के अंदर रिपीट कर देता हूं। हालांकि इसका विस्तार से अध्ययन आपको करना है तो इससे पूर्व वाले वीडियो के अंदर देखिए बेसिकली हमने कल देखा था कि वातगर्त वायु के द्वारा जो निर्मित अर्धचंद्राकार आकार का या जो गड्ढा होता है तस्वीनुमा आकृति का, जो वायु के अंदर यानी भौर बनने बहुलीय बनने से इसका निर्माण होता है, ये हमने देख लिया था। अपवान बेसिन वातगर्त का जो मिश्रित रूप होता है, मिश्रित रूप जब वायु लंबे समय तीव्र गति से यानी वहां पूरे भंवर बनाती हुई वहां से कमजोर चट्टानों को हटा देती है तो एक लंबा विस्तृत खड्डा बन जाता है। सहारा के मरुस्थल के अंदर, कालारी मरुस्थल में ऐसे नहीं अपवाहन बेसिन मिलते हैं। जैसे मंगोलिया में ऐसे वर्गाकार जो अपवाहन बेसिन है जो पोंग कियोंग के नाम से जाना जाता है। लघु आकार के जो अपवाहन बेसिन है सुंदराज्य अमेरिका का जो ग्रेट प्लेन्स का मैदान है वहां इसको यानी वैक्यूलोवालोस भी कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। वैक्यूलोवालोस क्या है? अपवाहन बेसिन का दूसरा नाम है सुंदराज्य अमेरिका के अंदर। छत्रक शिला का हमने देखा था यानी जब लंबवत चट्टानें लंबवत अवस्था में होती है तो उसके अंदर कमजोर और मुलायम चट्टानें होती है तो यानी वायु अपने जो अधिकांश अपरदन 6 फीट की ऊंचाई तक करती है, नीचे वाला भाग को अधिक काट देती है और यहाँ से बीच बीच में ऐसे काट देती है जैसे छत्ती की आकृति बनती है। तो वो आकृति ये छत्रक शिला के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सारा, वहां इसको गारा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यानी इंसेलबर्ग यानी जर्मन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य यानी पर्वत या पर्वतीय द्वीप या द्वीपाग्री भी इसको कहते हैं। तो इंसेलबर्ग यानी मरुस्थलीय पथरीले मरुस्थलीय क्षेत्रों में ग्रेनाइट से चट्टानें पाई जाती, वहां संपाटी मैदान में छोटी छोटी जो पहाड़ी सदृश्य जो शिलाकृति होती है उसको इंसेलबर्ग के नाम से जाना जाता है। और चूंकि इसकी खोज बोनार्ड नामक भूगोलवेत्ता ने की थी इसलिए इसको बोनार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट शिलाकृति हमने पिछले वीडियो में देखी थी यानी जूजेन। जब क्या है यानी पृथ्वी के अंदर कठोर और मुलायम चट्टानें क्षैतिज अवस्था में होती है तो यानी जो हमारे पहले द्वार होती थी उस द्वार सदृश्य और पास में मेघ सदृश्य जो कलाकृति बनती है उसको जूजेन के नाम से जाना जाता है। भूस्तंभ जब क्या होता है लंबवत अवस्था के अंदर कठोर और मुलायम चट्टानें होती है तो कठोर और मुलायम चट्टान के बीच की मुलायम चट्टान वायु के अपरदन क्रिया के द्वारा हटा दी जाती है। जो एक स्तंभाकार जो शिलाकृति बनती है उसको भू स्तंभ के नाम से जाना जाता है। फिर हमने देखा था ड्राइकांट यानी जब वायु ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से चट्टानी टुकड़े लुढ़कते हुए नीचे आते हैं तो वो जो त्रिकोणाकार आकार के जो टुकड़े बनते हैं उनको ड्रीकांट कहते हैं। अस्तुजा
आकार के जो टुकड़े होते हैं वो वेंटिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और फिर हमने देखा था यार्डान। यार्डान बेसिकली क्या होता है, जब यानी मिश्रित प्रकार की चट्टानें, कठोर और मुलायम चट्टानें हो और मुख्य रूप से उसके अंदर यानी कठोर चट्टानों का कम अपर्दन होता है, मुलायम का अपर्दन अपेक्षा की क्रिया ज्यादा होती है, तो एक अलग प्रकार के अटपटे विभिन्न यानी कोण लिए जो यानी टीले बनते हैं, जिसके अंदर अवनाली का अपर्दन भी मुख्य रूप से होता है। जो ऐसे अटपटे आकार के टीले होते हैं यार्डान कहलाते हैं। जालीदार शिला बेसिकली हमने देखा था कि जब पवन यानी छत्रक शिला जैसी शिलाकृति होती है लेकिन उसमें मिश्रित चट्टानें होती है, तो उसके अंदर कमजोर चट्टानें वहां से हटा दी जाती है, तो छोटी छोटी यानी जालियां बन जाती है, जिसको हम पाषाण जालक या जालीदार शिला कहते हैं। जालियों जब आपस में मिल जाती है, हार पार मार्ग बन जाता है, पवन खिड़की बनती है, और पवन खिड़की जब कई आपस में मिल जाती है, मेहराब नुमा आकृति बनती है, जिसके ऊपर पुल का कार्य करती है। तो ये शॉर्ट में अपने सलाह करते हैं, देखिए विस्तार में देखना है तो इससे पूर्व वाला वीडियो का आप अवलोकन करें। अब हम देखेंगे बेसिकली यानी निक्षेपात्मक सलाह करते हैं। देखिए वायु अपने मार्ग के अंदर विभिन्न प्रकार की चट्टानों से होकर बहती है। वायु की गति कैसी है, वायु के मार्ग में अवरोध कैसे हैं, तो वायु विभिन्न दिशाओं में चलती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में भ्रमण करती है। तो उसके कारण यानी वायु अपने साथ बहाकर यानी जो विभिन्न प्रकार के अवसाद लेके जाती है और उसके मार्ग में अवरोध आ जाता है या वायु की गति कम हो जाती है, तो वहां पर मुख्य रूप से क्या है यानी कई निक्षेपात्मक शिलाकृतियां बनती है, जिसमें तीन प्रमुख शिलाकृतियां बालू का स्तूप, जिसको बालू का टीला भी कहते हैं, बालू के का धोरो के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा उर्मिक चिन्ह और तीसरा लोयस। तो फर्स्ट हम देखते हैं बालू का स्तूप। देखिए वायु जितनी तीव्र गति से बहेगी उतनी मात्रा में उसके साथ यानी अवसाद वार होगा, और मार्ग के अंदर रुकावट आती है तो उसके सारे यानी मुख्य रूप से मिट्टी का जमा होना प्रारंभ हो जाता है, और मिट्टी के निक्षेप की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो शिलाकृतियां उसके अंदर बेसिकली बनती है, उसमें एक नंबर पर आता है बालू का स्तूप। क्या आता है? बालू का स्तूप, जिसका हम प्रमुख रूप से क्या है अवलोकन इसके अंदर करेंगे। तो बालू का स्तूप का अपने डायग्राम दिया हुआ है, और इसके अंदर डायग्राम के अंदर यदि हम देखना चाहें तो बालू का टीले या बालू का धोरे क्या होता है कि बेसिकली मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर में जब वायु की निक्षेप क्रिया के द्वारा निर्मित जो मुख्य रूप से शिलाकृति है उसमें बालू का स्तूप प्रमुख है, यानी मिट्टी का एक ढेर बन जाता है, और ढेर के जमा से जो शिलाकृति बनती है उसको बालू का टीला, बालू का स्तूप या जिसके धोरों के नाम से भी जाना जाता है। और अपने राजस्थान में तो मुख्य रूप से धोरों की धरती कहा जाता है। कई प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं, क्योंकि वायु का वेग, वायु की दिशा, वायु के मार्ग में कौन कौन से अवरोध आते हैं और उसके अंदर कौन कौन से पदार्थों का जमा होता है, इसके आधार पर ये बालू का स्तूप है वो कई प्रकार के मुख्य रूप से क्या है बनते हैं। और इसके करण के अंदर यदि हमने देखना चाहिए कई प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं, जैसे पौनानुवर्ती बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ, अनुधैर्य। इस प्रकार के जो पर्सन है वो पटवारी, ग्राम सेवक और अन्य जो कंपटीशन एग्जाम है इससे संबंधित ऐसे पर्सन है वो पूछे जाते हैं। जैसे सीधा ही पर्सन दे देगा कि वायु की दिशा के समानांतर जो बालू का स्तूप बनते हैं, जैसे ये वायु दिशा जा रही और इस बालू का के समानांतर जो बालू का स्तूप बनते हैं उसको कौन से बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। जैसे ये वायु आ रही है और वायु की दिशा के जब समानांतर बालू का स्तूप बनेगा तो उसको पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहते हैं, और इसी चूंकि एक रेखा में बनते हैं इसलिए इसको रेखीय बालू का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है, और चूंकि ये अनुदैर्घ्य परस्पर बनते हैं इसलिए इसको अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप भी के नाम से भी क्या है
जाना जाता है। तो ऐसे बालूका स्तूप अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से शुष्क और अशुष्क क्षेत्र में बहुतायत से मिलते हैं। यानी अपने चूरू जिले के अंदर भी इस प्रकार के बालूका स्तूप सरदार शहर और सुजानगढ़ वाले क्षेत्र में आपको बहुतायत से देखने को मिल जाएंगे। इधर हम जाए जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर वाले क्षेत्र में ऐसे बालूका स्तूप है वो बहुतायत से पाए जाते हैं। देखिए, एक बालूका स्तूप बन गया, उसके बाद दूसरा बालूका यानी बालू का विस्तार आगे होता जाता है, जिसके कारण क्या है, यानी बालूका स्तूपों का खिसकना कहते हैं। यानी एक बालूका स्तूप का यानी आकार छोटा हो जाएगा, दूसरा फिर आगे उसमें बन जाएगा। कई बार तो क्या है, एक बालूका स्तूप का अस्तित्व समाप्त हो जाता है जब ये आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार यदि हम बालूका स्तूप की बात करते हैं तो ये 2 मीटर से लेकर 150 मीटर तक ऊंचे होते हैं। और अपना जो राजस्थान का मरुस्थल है, जिसको हम थार के मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, यहाँ यानी बेसिकली 15 से 60 मीटर ऊंचे मुख्य रूप से क्या है, बालूका स्तूप यहाँ देखने को मिलते हैं। कितने? 15 से 60 मीटर तक ऊंचे बालूका स्तूप अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो यानी विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, वहां यानी 180 मीटर तक ऊंचे बालूका स्तूप मिलते हैं। और सबसे ज्यादा जो ऊंचे यूएसए के अंदर जो कोलोराडो प्रांत है, कोलोराडो का मरुस्थल है, वहां ऐसे मरुस्थलों की संख्या यानी 300 मीटर तक ऊंचे भी बालूका स्तूप है वो प्रमुख रूप से क्या है, पाए जाते हैं। तो इस प्रकार यानी ये बालूका स्तूप श्रेणी के अंदर पाए जाते हैं। देखिए, बेसिकली 2 बालूका स्तूप है, जैसे ये 2 बालूका स्तूप है, कौन से, यानी पवनानुवर्ती बालूका स्तूप। और पवनानुवर्ती 2 बालूका स्तूपों के मध्य क्या होता है, वहां से बीच वाला भाग है, वहां से मिट्टी यानी जैसे ये वायु चल रही, इसकी मिट्टी यहाँ, तो बीच वाला मार्ग बन जाता है और यहाँ बालूका टीले बन जाते हैं खेत तक, जिसके कारण क्या अपने पश्चिमी राजस्थान के जो महान मरुस्थलीय क्षेत्र है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर वाला पाकिस्तान के लगता हुआ सीमावर्ती बॉर्डर है, वहां पर आप सीधे बालूका स्तूप को पार नहीं कर सकते। तो वहां पर क्या होता है, 2 बालूका स्तूपों की जो श्रृंखला होती है उसके मध्य यानी तंग संकड़ा मार्ग होता है, और उस मार्ग के सहारे ही आप उसको पार कर सकते हैं। तो ऐसे मार्गों में अपने राजस्थान का जहाज है ऊंट, तो ऊंट के यानी काफिले चलते हैं, जिसको ऊंट के कारवा कहते हैं। तो इसलिए यानी 2 पवनानुवर्ती बालूका स्तूपों के मध्य रेत मुक्त जो मार्ग होता है उसको बेसिकली यानी कहा जाता है रेत मुक्त मार्ग, या जिसको कारवा मार्ग कहते हैं, गासी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी राजस्थान पुलिस में ऐसा प्रश्न आ गया है कि कारवा मार्ग क्या है। तो कारवा मार्ग आपके 2 नंबर का प्रश्न भी आपके यानी बीए पार्ट फर्स्ट में पूछा जा सकता है। कारवा मार्ग या गासी बेसिकली क्या है, तो यानी 2 पवनानुवर्ती बालूका स्तूप, ये 2 बरखानों के बीच में भी मिलता है। 2 पवनानुवर्ती या बरखान बालूका स्तूपों की श्रेणियों के मध्य यानी जो रेत मुक्त मार्ग होता है उसको बेसिकली गासी कहते हैं। इसको यानी ऊंट के कारवे चलते हैं, इसलिए इसको कारवा मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको यानी रेत मुक्त मार्ग भी कहते हैं, रेत मुक्त कॉरिडोर भी कहते हैं, गासी भी कहते हैं, और ये कारवा मार्ग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भंवर बनते हैं, ये दोनों तरफ मुख्य रूप से मिट्टी वायु के द्वारा वहां से हटा दी जाती है, भंवर के द्वारा, जिसके कारण 2 जो बालूका स्तूपों की जो श्रेणियों के मध्य तंग संकड़ा जो रेत मुक्त मार्ग होता है उसको गासी, कारवा मार्ग या रेत मुक्त मार्ग कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया पवनानुवर्ती बालूका स्तूप। सीधी सी बात है, पवन की दिशा के जो समानांतर बनने वाले बालूका स्तूप है उसको पवनानुवर्ती, रेखी बालूका स्तूप या अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप कहा जाता है। दूसरा हम पढ़ते हैं अनुप्रस्थ, वायु की दिशा के समकोण पर बनने वाले 90 डिग्री पर कोण पर बनने वाले बालूका स्तूप कहलाते हैं अनुप्रस्थ बालूका स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न सीधा कि वायु की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालूका स्तूप को क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ बालूका स्तूप कहा जाता है। तीसरा है बरखान,
यानी बरखान का मतलब है अर्धचंद्राकार शेप के अंदर जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जिसके आगे के शिंग की जैसी आकृति निकली होती है और इसका पीछे का भाग पौनविमुखी और पौनमुखी ढाल यानी इसका किंग होता है। तो ऐसी जो यानी जो आकृति बनती है बालू का स्तूप की अर्धचंद्राकार आकृति के अंदर, वो ऐसे बालू का स्तूप को यानी बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप के नाम से जाने जाते हैं। और ये अपने जो चूरू जिले का यानी जो भालेरी गांव है वहां सैकड़ों की संख्या में ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं। हालांकि सुजानगढ़ क्षेत्र के अंदर भी इधर आप जाएंगे तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी ऐसे बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं। तो सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी अर्धचंद्राकार आकृति में फैले हुए बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। और बरखान मुख्य रूप से क्या है? एक तुर्की भाषा का शब्द है जिसका मतलब है किरगिज स्टेपीज में बालू की यानी पहाड़ी। यानी क्या है? बरखान एक तुर्की शब्द है जिसका तात्पर्य वहां का एक प्रदेश है किरगिज स्टेपीज के बालू की पहाड़ी, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया बरखान का। इसके बाद हम बात करते हैं तारा बालू का स्तूप। देखिए, जब वायु के मार्ग में अवरोध इस तरीके से हो कि उसके बीच वाले भाग के साथ साथ उसके किनारों पर बालू का मिट्टी का निक्षेप होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे यानी एक स्टार, एक तारे जैसी आकृति जिस बालू का स्तूप की होती है उसे तारा बालू का स्तूप कहते हैं। ये पिछली 2016 की फर्स्ट ग्रेड के अंदर स्कूल लाइब्रेरी